मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मूल राशियों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे 3 मूल राशियों की। पहली थी मीटर लंबाई के लिए, दूसरी थी किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, और तीसरा जो मूल मात्रक था वो है सेकंड समय के लिए। इनको हम डिस्कस कर चुके थे पिछली वीडियो तक। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर और इससे आगे के सारे जो मूल मात्रक हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करने वाले हैं 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या होगी, 1 एम्पियर विद्युत धारा किसको कहेंगे। ठीक है, चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं तो एक इंटरनेशनल लेवल पे है, विश्व में सारे जगह 1 एम्पियर की परिभाषा क्या काम में ली जाती है। ठीक है, तो 1 एम्पियर कितनी विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो ध्यान दो, एक बार मैं डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर देता हूँ। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 अनंत लंबाई व नगण्य परिच्छेद के तारों में से प्रवाहित होने पर उनके मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर, उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, 1 एम्पियर इतनी धारा है। एक बड़ी सी हमने डेफिनेशन लिखी है, तो इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इजीली हम इसको लर्न करने वाले हैं, समझने वाले हैं। समझ के अगर करेंगे तो ये डेफिनेशन बहुत छोटी लगने लगेगी आपको। 1 एम्पियर कितनी विद्युत धारा है, 1 एम्पियर इतनी विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। मान के चलिए निर्वात में ये 2 तार रखें, निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर रखिए, 1 मीटर की दूरी पर रखे। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर की दूरी है। रखे 2 अनंत लंबाई के समांतर तार हैं, अनंत लंबाई नगण्य परिच्छेद के समांतर तार हैं, ये समांतर रखे हुए तार हैं। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर समांतर जो तार रखे हैं, मान लिया इनकी लंबाई जो है वो क्या है, अनंत है। अच्छा, अनंत लंबाई से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, अनंत लंबाई कितनी होती है, ध्यान दीजिए। हम जब भी बात करते हैं अनंत परिच्छेद काट क्षेत्रफल, अनंत लंबाई की सीट, ऐसा जब हम कहने वाले हैं तो इसका क्या मतलब होता है। क्या हम ऐसी एक सीट बना सकते हैं जो अनंत लंबाई तक फैली हो, ऐसा एक तार बना सकते हैं जो अनंत लंबाई तक फैला हो? नहीं। ध्यान दीजिए, अनंत लंबाई से तात्पर्य है क्या, ये 2 तार हैं। मैं मान के चलता हूँ, मैंने इन तारों को बिछाया अलवर टू जयपुर, ठीक है, ऐसा मान लो दिल्ली टू जयपुर।
इन दो तारों को दिल्ली टू जयपुर बिछा रखा है मैंने, बहुत लंबाई हो गई है, ठीक है। दिल्ली टू जयपुर मैंने इनको बिछा रखा है। अब अगर मान के चलो यहाँ पे एक पक्षी है, कोई भी एक पक्षी मान लेता हूँ, ये पक्षी इस चीज को देख रहा है, इस तार को देख रहा है, या फिर हम इस तार को देख रहे हैं। इस तार के कितने बड़े भाग को हम देख पाते हैं, कितने बड़े भाग को देख पाएंगे? क्या दिल्ली टू जयपुर आप यहाँ पे खड़े होकर उस तार को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो आप एक छोटा सा भाग उसका दिखाई देगा। तो आप ऐसा कह सकते हो, आपके लिए वो जो लंबाई है इन तारों की वो अनंत है, ऐसा कह सकते हो। इस पक्षी के लिए जो तारों की लंबाई है, पक्षी कितना भाग देख पाएगा? इतना इतना इतना, ठीक है। तो ये जो लंबाई हुई इनके लिए अनंत है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटा जो व्यूअर है, छोटा जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है। जैसे ये एक बोर्ड है, ठीक है। कूप मंडूक वाली कहानी आपने सुनी होगी, कुएं वाला मेंढक, कि वो मेंढक कुएं में गिर गया तो उसके लिए तो पूरा जो दुनिया है, पूरा जो दुनिया है वो क्या है? कुआं ही है। वो कूप मंडूक वाली आपने स्टोरी सुनी होगी। ध्यान दीजिए, आप जो हो पृथ्वी पर, आप एक नगण्य, पृथ्वी आपके लिए अनंत लंबाई वाली हो सकती है। देखिए कैसे, इस पूरे बोर्ड पर एक चींटी है, एंड चींटी है। अब अगर चींटी यहाँ से देख रही है तो इससे तो ये बोर्ड का इतना छोटा सा एरिया दिखाई देगा। तो चींटी के लिए हम कह सकते हैं इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, चींटी के लिए जो इस बोर्ड का फैलाव है वो अनंत हो सकता है। आप अगर देखो तो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है, लेकिन अगर चींटी देखे तो उसको इतना सा पोर्शन दिखेगा, तो उसको अनंत लंबाई का कह सकते हैं। ये विद रेस्पेक्ट होता है, किन चीज़ों के रेस्पेक्ट में है, ये अनंत लंबाई को डिफाइन करता है। तो ध्यान दीजिए, 1 एम्पियर कौन सी विद्युत धारा है? इतनी विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे हुए दो तारों के मध्य प्रवाहित की जाएगी। पहली बात तो ये समांतर रखें, इनके दूरी, इनके मध्य की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। और इसका परिच्छेद जो है, परिच्छेद मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मीन्स ये बहुत पतले वायर है, बहुत ही पतले वायर है, ठीक है, के मध्य प्रवाहित होने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर या प्रति मीटर लंबाई पर, 1 मीटर लंबाई पर इतना बल उत्पन्न कर दे। अगर हम इन दोनों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके मध्य बल उत्पन्न होगा, ठीक है। और वो बल प्रति मीटर लंबाई पर यदि इतना है, 2 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड, तो जो इन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उससे हम कह देंगे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। आई कि नहीं है बात समझ में? चलो फिर से एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 1 एम्पियर कितनी धारा है? इतनी धारा है, इतनी धारा है, तारों में इतनी धारा प्रवाहित करो कि इन दोनों तार जो निर्वात में रखे हैं इनकी प्रति मीटर लंबाई पर इतना बल उत्पन्न हो जाए, जो कि एक विशेष स्थिति में रखें। हमारे पास मूल मात्रक हो गया वो है केल्विन। 1 केल्विन जो है वो कितना ताप होता है? ताप का जो मात्रक है वो है केल्विन। तो 5th हमारे पास मूल मात्रक हो गया 1 केल्विन। 1 केल्विन ताप क्या होगा? 1 केल्विन ताप की इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान दीजिए, 1 केल्विन ताप है कितना? एक बार मैं नोट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहा जाता है, ठीक है। ये तो कोई इसकी डेफिनेशन, थोड़ा टफ लगने वाली है डेफिनेशन, इसलिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ें टफ लगेगी क्योंकि आप 10th लेवल से निकल के आए हो और 10th लेवल में आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी हैं। त्रिक बिंदु क्या होता है और उष्मागतिक ताप वगैरह जो है, और इतना हैवी लेने का इसको आवश्यकता नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर इसको हम समझ के चलेंगे, बार बार जब हम इसको रिवाइज करेंगे, पहली बार देखने का डर है बस ये, ठीक है। बाकी ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। ध्यान दीजिए, 1 केल्विन कितना ताप है? 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के। सर ये त्रिक बिंदु है क्या? ट्रिपल पॉइंट है क्या? त्रिक बिंदु है क्या?
ध्यान दीजिए, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु है क्या? त्रिक बिंदु वह ताप है, ठीक है, एक ताप ही है जिस पर किसी भी लिक्विड की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की हम तीनों स्टेट्स देख सकते हैं। तीनों स्टेट जो हैं वो हम देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे जल की यदि हम बात करें तो ये कोई एक इतना टफ फिनोमिनन नहीं है, बहुत ही आसान सा फिनोमिनन जो आप जनरली देखते हो, ऑब्जर्व नहीं करते हो, ठीक है, ध्यान नहीं देते हो, उन छोटा मोटा ऐसी चीज़ें करके छोड़ देते हो। ध्यान दीजिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक ये कोई भी एक पात्र लिया, इसमें वाटर है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है, पानी है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर है, इसे हम नॉर्मल वाटर बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी है। अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक आइस क्यूब डाल देता हूँ, बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दिया, होगा क्या, इससे आप देखोगे हल्की हल्की सी स्टीम वगैरह वेपर जो है वो निकलती है। जब आपने बहुत ठंडा पानी जब देखते हो तो उससे धुआं सा निकलता हुआ देखा होगा, वैसे स्टीम सा निकल रहा है, वेपर निकल रहा है, भाप निकल रही है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये इससे पानी की बूंदें हैं हल्की, इनको, ठीक है, पानी की बूंदें हल्की ऊपर निकल रही हैं तो इसको हम गैस फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। ये बह रहा है, ये द्रव है, और जो हमने ठोस बर्फ़ का टुकड़ा डाला है वो ठोस ही है। तो इस कंडीशन में जो वाटर है, जो जल है, वो तीनों स्टेट में अवेलेबल है, गैसियस फॉर्म में भी अवेलेबल है, द्रव में भी और ठोस में भी, तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तीनों जो इसकी स्टेट हैं उसमें अवेलेबल है। वैसे 5 स्टेट होती हैं, 5 स्टेट होती हैं किसी भी मैटर की। ध्यान दीजिए, तो ये तीनों स्टेट में अवेलेबल है, तो जिस टेम्परेचर पर ये है इस टाइम, वो टेम्परेचर इसका ट्रिपल पॉइंट होगा, त्रिक बिंदु कहलाएगा, ठीक है। ये सिंपल बात है, जिस पर कोई भी जो लिक्विड है वो तीनों स्टेट्स में मिले, गैसियस फॉर्म में मिले, लिक्विड फॉर्म में मिले, द्रव अवस्था में मिले, गैस अवस्था में मिले और ठोस अवस्था में, वो जो टेम्परेचर होता है उसका त्रिक बिंदु कहलाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये तो हमने त्रिक बिंदु की बात कर ली, आगे हम चलते हैं। तो उस त्रिक बिंदु के, ध्यान दीजिए, 1 केल्विन ताप है क्या, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273वां जो हिस्सा होगा, 1/273 ही लेके चल रहा है इसको, 1.6 है बाद में, इतना जो भाग होगा वो कहलाएगा 1 केल्विन। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जल का त्रिक बिंदु होता है वो होता है 273.16 केल्विन, ठीक है। ये 273.16 केल्विन पर आप ऐसी स्टेज देख सकते हो जिस पर वाटर जो है आपको स्टीम में भी दिखाई देगा, वेपर में दिखाई देगा, मीन्स गैसियस फॉर्म में दिखाई देगा, लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा और सॉलिड फॉर्म में भी दिखाई देगा, ठीक है। ये तो हो गई 1 केल्विन की इंटरनेशनल डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है, वो है 1 कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता या प्रतिबंध तीव्रता के लिए ये मात्रक है 1 कैंडेला। थोड़ा छोटा इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन हम नोट करेंगे। 6th कैंडेला, CD, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1 कैंडेला कितनी प्रतिदीपन तीव्रता है, 1 कैंडेला को हम परिभाषित करने वाले हैं, कितनी प्रतिदीप्तन तीव्रता है 1 कैंडेला, ठीक है। तो एक बार मैं डेफिनेशन ही नोट कर देने वाला हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 1 कैंडेला कृष्णिका तल के लंबवत, कृष्णिका तल के लंबवत 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है। ये तो गई डेफिनेशन, ठीक है।
हमें समझने पे ध्यान देना है। इतनी मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, इतनी टफ कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, क्योंकि 10th से निकलने के बाद आप 11th में आए हो, तो ये सारा आपको नॉर्मली समझ में आने लगेगा धीरे धीरे जो है। ध्यान दीजिए, एक कैंडेला कितना प्रतिदीप्तन तीव्रता है। तो एक कैंडेला कृष्णिका तल के लंबवत, कृष्णिका तल जो है वो ब्लैक बॉडी इसे कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी, ब्लैक जो चीज़ें हैं, काली जो चीज़ें हैं, ऐसा मान के चलो अभी के लिए आप, कृष्णिका तल है जो काली चीज़ें हैं, तो काली चीज़ों के लंबवत, उनके तल के लंबवत। ठीक है, 1/6 लाखवें मीटर स्क्वायर, एक छोटा सा एरिया ये होएगा। ठीक है, 1 से कम है, ये ध्यान देके चलो। ठीक है, और लगभग कितना कम है, 10⁻⁵ के अबाउट। ठीक है, तो बहुत कम जो क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल की जो प्रतिदीपन तीव्रता है, प्रकाश इतने क्षेत्रफल में अगर रहेगा तो इतने क्षेत्रफल के प्रकाश को हम कहेंगे एक कैंडेला। क्या कहने वाले हैं? एक कैंडेला। तो एक बार फिर से डेफिनेशन जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। एक कैंडेला है क्या? एक कैंडेला कृष्णिका तल, ब्लैक बॉडी, केवल काली चीज़ों के तल की बात कर रहे हैं। इतना जो क्षेत्रफल है वो काली के लिए, व्हाइट बोर्ड पे मैंने बनाया था। तो देखो ब्लैक बॉडी है क्या, ध्यान दो, इसी को मैं काला कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और ये मान के चलो इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना है, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? बहुत ईजी से समझा रहा हूँ। इसका जो क्षेत्रफल है वो एक सपोज करो आप 1/6 लाख मीटर स्क्वायर है। तो इस पर जितना प्रकाश आ रहा है, जितना क्षेत्रफल इसका प्रतिदीप्त हो रहा है, ठीक है, इतना अगर क्षेत्रफल इसका प्रतिदीप्त हो रहा है, इसका ये ब्लैक बॉडी का, तो ये इतनी बड़ी ब्लैक बॉडी है और ये 1/6 लाख ऐसा है, तो ये अगर पूरा प्रतिदीप्त हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, तो इस प्रतिदीप्तन तीव्रता को हम कहेंगे एक कैंडेला। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है, और कंडीशन ये है कि कृष्णिका का जो कृष्णिका तल पर दाब जो है, यहाँ पे कंडीशन में नोट कर रहा हूँ, जबकि कृष्णिका तल पर दाब, ठीक है, दाब बल बटे क्षेत्रफल, दाब जो है वो होना चाहिए 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना दाब होना चाहिए कृष्णिका तल पर, ठीक है। एवं जो ताप है वो होना चाहिए प्लेटिनम के गलनांक के बराबर, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे लागू होती है कि एक कैंडेला जब कहेंगे उस प्रतिदीप्तन तीव्रता को जो कि प्रतिदीप्त करती है 1/6 लाख मीटर स्क्वायर को, ठीक है, जबकि इस पर दाब जो है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई हो रहा हो और इसका जो गलनांक है वो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। तो लास्ट हमारे पास है बेटा 7th जो है वो है पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, ठीक है। लास्ट 7th जो हमारे पास मूल मात्रक है वो है पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। अब हमें बात करनी है कि एक मोल कितना होता है, तो पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी की कार्बन 6C12 के 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अच्छा, ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है। अब इसको हम कोशिश करते हैं समझने की। ध्यान दीजिए, एक मोल कितने पदार्थ की मात्रा है जिसमें कि उसके मूल अवयवों की, मूल अवयवों से मेरा क्या अभिप्राय है यहाँ पे समझो। हर एक जो सब्सटेंस है, हर एक जो पदार्थ है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है।
छोटे जो कण हैं उनसे मिलकर बना होता है, स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो कितने स्मॉलर पार्टिकल से बना है, तो एक मोल पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो कितने स्मॉलर पार्टिकल से बना है, उतने स्मॉलर पार्टिकल होंगे, उतने छोटे कण होंगे उसमें जितने की C612 कार्बन 612, ये एक समस्थानिक है कार्बन का। इसी की बात करते हैं कि इतने ग्राम में परमाणुओं की संख्या हो, इतने ग्राम में जितने परमाणु होंगे उतनी संख्या को हम कह देंगे एक मोल। जैसे मैं एक दर्जन की बात करूं तो एक दर्जन में 12 पीसेस होते हैं। जैसे मैं कहूँ एक दर्जन केले, तो आप कह दोगे सर 12 केले हैं, ठीक है। वैसी ही बात है, तो एक मोल पदार्थ की मैं बात करूँ, एक मोल पदार्थ है तो उसमें उतने परमाणु होंगे जितने C612 में परमाणु हैं, उतने उसमें अवयव होंगे। ध्यान दीजिए, अब कितने अवयव होते हैं सर, जैसे कह दिया हमने एक दर्जन में 12, तो ध्यान दीजिए एक मोल कितना होता है, एक मोल संख्या होती है आवोगाद्रो संख्या के बराबर। आवोगाद्रो संख्या के बराबर, आवोगाद्रो संख्या क्या है 6.022, इसको कई बार जो 2-3 भी नोट किए हुए देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी ये संख्या होती है आवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23, ठीक है। ये जो संख्या है वो है आवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब मैं कहूँ एक मोल में कितने अवयव होंगे, तो इतने अवयव होंगे। या फिर अब मैं कह दूं कि कार्बन 6C12 कि इतने ग्राम में कितने कार्बन परमाणु है, तो इतने कार्बन परमाणु है। इसको जाना जाता है एक मोल संख्या या आवोगाद्रो संख्या के नाम से। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है पूरा जो भी मूल मात्रक हैं उनको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।